सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की सरबराही में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास हुआ, जिसमें बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान, लियाकत बलोच समेत GDA के सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। खबरों के मुताबिक इजलास में हुकूमत के खिलाफ आईनी और अवामी मामलात, सियासी कैदियों की रिहाई के मामले पर मिलकर चलने और हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक हो गया है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है ये मुतहरिक होने जा रहा है, और इससे पहले भी कई मुलाकातें हुई लेकिन किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंचा ये मामला। अब देखते हैं आगे चल के क्या मामला होगा। एक जानिब हमारे सामने ये मामला मौजूद है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के हाफिज तैमूर रहमान साहब कह रहे हैं कि धरना बज़ाहिर तो ख़त्म कर दिया हमने, लेकिन अगर ये माहिदे पर जो मुआहिदा हुकूमत के साथ हुआ है उस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर एक बार हम टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। ये मामला इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, आगे क्या होने वाला है, हमारे तज्जियाकारों की इस हवाले से क्या राय है। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर दानिश हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है, एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस किस तरह से देख रहे हैं, क्या होने वाला है? टफ टाइम देगा हुकूमत को, या फिर ये सरसरी सी जो मीटिंग्स पहले भी होती रही हैं ये इसी तरह मामला चलेगा बस? बहुत शुक्रिया आपका। माजी में भी ग्रैंड अलायंस बनते रहे हैं। ये अगर पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो माँ सवाए चंद ऐसे अलायंसेस के जो इफेक्टिव रहे, आने वाले वक्त में उनकी अहमियत सवाए अपने सियासी मकासद के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये जो जमातें जमा हुई हैं जिनमें आपके JUI है या PTI है, इसका क़िबला तो मिलता ही नहीं किसी भी सूरत में। यकीनन दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना ये है कि किसको पहले जो है वो गिफ्ट मिल जाता है। जिसको गिफ्ट मिल जाएगा वो चला जाएगा। अब रही बात, और जो दूसरी जमातें हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे इतनी अहमियत रखती नहीं है। जमात इस्लामी का मैं बार बार लिखता रहा हूँ और कहता भी रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, धरने होते हैं, ये सब सियासी मकासद के लिए होते हैं, अपने मतलब के लिए होते हैं, अपने मकासद के लिए होते हैं, अपने एजेंडे को फिट करने के लिए होते हैं। नाम ज़रूर लिया जाता है कि ये जो है वो आवाम के लिए है। तो जमात इस्लामी का धरना भी वही था। इससे पहले भी जमात इस्लामी ने सिंध के अंदर कई धरने दिए। कौन सा मसला हल हो गया सिंध की आवाम का? पाकिस्तान में धरने दिए गए, इससे पहले कौन सा मसला हल हो गया? और ये जो धरना इन्होंने दिया था, इस पे जो इतने सारे नुकात पे बात हुई है, सवाल ये है कि इससे पहले जो एग्रीमेंट होते रहे हैं MQM के दरमियान, आपके अताउल मैंगल के दरमियान, जमात इस्लामी के दरमियान, PDM के अपनी जमातों के दरमियान, उन एग्रीमेंट्स का फ्यूचर क्या होता है? वही होता है कि जी हमारे जो सियासी एजेंडे हैं उनके मुताबिक हमें हिस्सा मिल जाए। अभी तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने भी दिया। भारत का एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी राय है कि हुकूमत को इन इत्तेहाद से कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए ख़तरा नहीं है कि हुकूमत के, मैं खुल के कहता हूँ, हुकूमत के साथ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो इदारा है फ़ौज, बिल्कुल मिल के खड़ा हुआ है। और वो यहाँ पे कता कलामी की माजरत, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन हमने देखी थी जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी और एक ग्रैंड अलायंस था जिसमें मौलाना साहब उनको लीड कर रहे थे, PDM का गठजोड़। जब वो हमने देखा कि सड़कों पर आए और किस तरह से फिर तहरीक अदम एतमाद की एक प्लानिंग हुई और तहरीक अदम एतमाद में कामयाब भी हो गए। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, उस वक्त भी एक पेज ही कहा जा रहा था, लेकिन हालात किस तरह से मुख्तलिफ हो गए देखते ही देखते। आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है वो सही है, एक लिहाज से सही है, क्योंकि 2018 के इलेक्शंस में PTI को फ़ौज लेके आई थी, लेकिन 3 साल 7 माह फ़ौज ने उसका साथ दिया और कोशिश की कि वो आगे चले, काम करे। लेकिन इमरान खान साहब ने फ़ौज को डिच किया और फ़ौज के साथ काम करते हुए फ़ौज की बहुत सारी बातें जो कही गई थी उनसे, वो उन्होंने नहीं मानी और उसके हवाले से
फौज के साथ उनका जो मिलाप था वो आखिर में जब टूटा तो डेफिनेटली एक ताकतवर तबका उनसे हटा। तो फिर पीडीएम ने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ अदम एतमाद लेकर आ गई और जाहिर है उसमें फौज पीछे चली गई। आज की सिचुएशन दूसरी है। आज शहबाज शरीफ जो हैं वो आपके फौज के साथ खड़े हैं और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के तहत हुकूमत कम फौज ज़्यादा हुकूमत कर रही है, काम कर रही है। अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी कि किस तरीके से उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया हुआ है, कितने काम किए जा रहे हैं, चाहे वो मुआशी मसला हो, चाहे वो आपके दहशतगर्दी का मैटर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मसला हो। सरकार हर चीज़ पे फौज अपना रोल अदा कर रही है। बिल्कुल, अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौज से अलग हटकर अपना कोई रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तो फिर आपका वो सवाल बिल्कुल जायज़ जाएगा कि फिर शायद फौज पीछे हटे तो हुकूमत गिरे। और अगर शहबाज शरीफ इस सूरत हाल में जिस तरह इमरान खान ने किया नहीं करते हैं तो ये 5 साल हुकूमत निकालेंगे फौज के साथ। और ये जो इत्तेहाद है ये बेमायने इत्तेहाद है, इनको तोहफा मिलेगा, ये घर बैठ जाएंगे। चलें एहतशाम साहब, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर रिलेशनशिप अच्छी है इस वक्त की हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, ये ग्रैंड अलायंस कुछ भी कर ले, जितना भी प्रेशर क्रिएट कर ले, जैसे खान साहब भी बात करें जी 2 माह में हुकूमत जाने वाली है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये 2 माह वाली सिर्फ पेश गोइयां ही हैं, हवाई बातें हैं। देखिए आमना, जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है और जिस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग, सिनर्जी और कहना चाहिए बहुत ज़्यादा करीब हैं आर्मी चीफ के, तो ये तो दूर दूर तक नहीं कहा जा रहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट कभी सोचेगी कि उनको रास्ते से हटाया जाए। दूसरी बात अपनी जगह मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब भी हम देखते हैं कि वो नाराज़ कई दफ़ा अपने भाई से होते हैं कि आप हर बात उनकी सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन सब पार्टी के अंदर भी, PMLN के अंदर भी, बाहर भी लोग समझते हैं कि जी एज वी स्पीक जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं और जो हर बात कही जाती है या समझते हैं कि वो वाकई एक पेश में है, तो उनको तो फिलहाल तो हटाने की दूर दूर तक बात नहीं है। असल बात जो आपका सवाल है नामना वो है, मैं तजिए से पहले मैं आपको यहाँ बाहर बैठ के खबर दे देता हूँ कि ये ग्रैंड अलायंस की तरफ जाना क्यों हुआ। देखें, हुआ ये है कि ये जो जमात इस्लामी के साथ 1.5 माह की हुकूमत ने जिस अंदाज से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया मायदा करके, तो ये कहा यह जा रहा था मेरी इत्तला के मुताबिक कि सारे लोग जो है ना वो जमात इस्लामी का कंधा इस्तेमाल करना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने रेजिस्टेंस को पुट अप कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में, तो हुकूमत तन्ना हो चुकी थी। लिहाजा फैसला किया गया कि किसी तरीके से उनको लहदा किया जाए। अब 1.5 माह का टाइम लेने के बाद ये अंदर से इत्तलात है कि जी जब उनसे कहा गया कि जी आपसे तो गलत हो गया, ये ब्लंडर फोपा हो गया, आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो कह चुके हैं, नईम रहमान साहब कहते हैं कि हम दोबारा भी आएंगे, लेकिन बात है कि मोमेंटम बन गया था, दोबारा लाना शायद इतना आसान ना हो। इस स्टेज पे सियासी जमातें उन्होंने कहा कि जी अब मामला आगे चला गया, लिहाजा हम इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो ये जो हुकूमत को सेट बैक था वो हुआ था, वो ख़त्म हो गया। हुकूमत जमात इस्लामी एक साइड पे होगी, और ये जो आपने देखा इंडिविजुअली पार्टी के तौर पर भी PTI ने बड़े जलसे जुलूस रैली निकालने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। भूख हड़ताल करने की बात हुई, वहाँ कामयाबी नहीं। लिहाजा अब ये फैसला किया गया जी तो वाक़तन ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। उसके पीछे अब मौलाना फजल रहमान साहब आ गए हैं और कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब कन्विंस कर रहे हैं बार बार अपने नवाज शरीफ साहब को कि जी अपने भाई साहब को गया लहदा हो जाए तो मामले को चला लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन जितने इंटरनेशनल अहदाफ हैं, इंटरनली जो सूरत हाल बनी हुई है, अमेरिका, चाइना, UAE, सऊदी अरब सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न हमारे और आपके हैं, फ़ौज उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप देख लें अपने अहदाफ हासिल कर रही है। ख़ास तौर पे KP में और बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए उनका एक बड़ा रोल है। तो ये नहीं लगता कि इस वक्त कोई हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा होगी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टाइम जो करीब आ रहा था कि शायद ये टफ टाइम हुकूमत मिलेगा, वो दूर हो गया। अब ये नए सिरे से सफ बंदी करके सारी ग्रैंड पार्टियां बना के, ग्रैंड अलायंस बना के सारी पार्टियां सामने आ रही है। लेकिन आमना ये बात तय है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक रॉक की तरह एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है वाइस साहब के और हुकूमत के पीछे। लिहाजा बजाय ये नहीं लगता अनलेस के कोई किसी वो बानी PTI के साथ मामला तय हो गए तो नजर नहीं आ रहे, ये हुकूमत रहेगी साथ। और दूसरी जानिब शाह साहब, जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इन्हें कोई हुकूमत का खतरा नहीं। ठीक है, शाह साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। ये
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप भी देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रैंड अलायंस है ये मुलाकातें तो हम इलेक्शंस के बाद से देख रहे हैं जी, कि JUI-FA के साथ गठजोड़ किया जाए, बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन उस तरह से मुतहरिक नहीं हो पाई। इस बार ऐसा क्या स्पेशल होने जा रहा है कुछ कि अब हमें वाकई दिखाई देगा ग्रैंड अलायंस इन एक्शन? अब ना ग्रैंड अलायंस पे जाने से पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर देता हूं और आप अपने पास लिख भी लें, हो सकता है गलत ना हो। मैं ये समझता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है ना, वो कौमी मफाद में बिल्कुल तैयार है, जो है वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए और सिस्टम का साथ देने के लिए। ये आप बिल्कुल आज मेरे ख्याल में मैं कह रहा हूँ कि शायद जिस तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज बिल्कुल हुकूमत के साथ है, लेकिन इसमें भी कोई मेरे ख्याल में गलत राय नहीं होगी, दो राय नहीं होगी। JUIF भी अभी उसी पेज पे है। तो एक तो मतलब ये खबर हो गई आपके पास। दूसरा, अलायंस की जो बात मैं कह रहा हूँ, और ये 3-4-5 दिनों में ये डेवलपमेंट्स हमें जो नज़र आ रही हैं, जो हमारी हल्के हैं जिनसे हम, जिसमें मुक्तदरा हल्के भी हैं, जिसमें JUIF के भी सोर्सेज हैं, मेरे ख्याल में लगता है कि ये किसी तरफ ये चीज़ खतरनाक हद तक जा सकती है। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। अगर नहीं, आप ये कह रहे हैं एक जानिब JUI-FA इस वक्त मौजूदा सिस्टम और मुक्तदरा के साथ फुली खड़े, दूसरी जानिब वो इस अलायंस का हिस्सा बनकर क्या डिफरेंस फिर क्रिएट कर सकते हैं? अब देखिए, दो चीजें हैं। मुझे तो लगता है कि अब सिस्टम भी चाहता है कि शायद वो शहबाज शरीफ साहब को प्रेशर में रखें, और उसमें आइंदा आने वाले चंद जो दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी लेजिस्लेशन जो असेंबली के अंदर हो रही है, खासतौर पे जो रिटायरमेंट की एज है वो अब किस तरीके से होगी। 2/3 मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती, तो एक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस किए जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिर आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, दोनों-तीनों जगहों पे। एक तो ये रीजन भी हो सकता है कि दे शुड बी ऑलवेज अंडर प्रेशर। दूसरा, अलायंस देखिए, जमात इस्लामी पे हमेशा ये इल्ज़ाम आता रहा है, और बार बार अभी भी हाफिज नईम रहमान के हवाले से भी ये स्पेकुलेशन थी और बातें थी कि शायद ये तो ये एक बी टीम है और जानबूझ के डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं असल इशूज़ की जानिब से, और चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं या टेम्पो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब, तो मैं कुछ इत्तेफाक ज़रूर करूँगा कि अलायंसेज उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मेरे ख्याल में कोई सपोर्ट इनको हासिल ना हो। तो अगर बेशक जमात इस्लामी, JUIF जितनी पार्टियां मिलकर एक अलायंस बना ले, लेकिन बेशक एक प्रेशर ग्रुप जरूर होगा, क्योंकि इन पार्टीज की कम से कम JUIF की प्रेजेंस है, कुछ छोटी दूसरी पार्टीज है उनकी भी असेंबली के अंदर प्रेजेंस है, खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। बाकी आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ नज़र आती है कि इस हद तक एक पोलराइजेशन हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा PTI के पास है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब जो है वो PMLN के पास है, और बलूचिस्तान के अंदर भी हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा, कहते हैं, स्ट्रांग वॉर ऑफ नर्व्स है। और जो आगे हम लड़ाई देख रहे हैं, देखिए, अदलिया के दरमियान, के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, ये ट्राई का तो आप करेगा। खासतौर पर देखिए, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, हालांकि हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन 9 मई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है, शायद में भी उनको भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। कुछ खबरें हैं, कुछ वेबसाइट पे है, कुछ सीनियर लोगों ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो देखिए, ये हालात इतने सीधे नहीं है जितने हमें नजर आते हैं। हाँ, बज़ाहिर जितनी कुर्बानी मेरे ख्याल में PDM ने दी है, शहबाज शरीफ साहब ने दी है, PML ने दी है, अपने सर तमाम के तमाम जो कहते हैं मसाइल लेके, वो इतनी भी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक आम चीज ये भी होगी कि आपका जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो किस तरफ बैठता है। तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में जुड़ी हुई हैं, मैं इनको अलग नहीं देखता। अलायंस बनाना, और खास तौर पे जिसको लीड करेंगे मौलाना साहब, इसका मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा मतलब हो सकता है। और आज ना हुआ तो 6 महीने बाद होगा, 7 महीने बाद होगा, लेकिन है जरूर। जी जुल्फिकार साहब, ये हेड्स अप जब तक ना मिले, ये भी एक फैक्ट है, तब तक कोई भी अलायंस जो है वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक सपोर्ट ना हो आपको इस्टेब्लिशमेंट की। दूसरी जानिब आप समझ रहे हैं, एक और चीज़ भी है कि जब हम देखते हैं कि रूम तब बनता है किसी भी ऐसे सिचुएशन में जब आपकी हुकूमत डिलीवर ना कर पा रही हो। तो अभी ये मौजूदा हुकूमत आप समझते हैं कि सही से डिलीवर कर पा रही है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की फुली सपोर्ट भी है, वो सेटिस्फाई हैं कारकर्दगी से, तभी ये अलायंस अगर बनता भी है तो ये से कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता मौजूदा सेटअप को? देखिए आमना, जब तक सपोर्ट ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है
पीएनए की तहरीक आपने देखा कि जब भुट्टो साहब के खिलाफ सपोर्ट आई, जब तक सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट आई तो जबरदस्त कामयाबी हो गया और सारा कुछ है। एमआरडी को अगर आप देखें, सपोर्ट नहीं थी, क्या हुआ? एमआरडी कुछ नहीं करते रहे। मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वो चलते रहे अपने, सारा कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सके। ये तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा था, या अल्लाह ताला का एक निज़ाम है इस तरह से कि तब्दीली हो गई और तैयारे का इंसिडेंट हो गया और उसके बाद से चीज़ें वो हो गई। फिर क्या था, किस तरह करना था, मेरे ख्याल में वो भी उन्होंने देखा कि नहीं, अब बेहतर है कि आप चीज़ों को धीरे ना करें बल्कि उसको ट्रैक पर लेके आए। जो बात आप कर रही हैं डिलीवर की, देखें, अगर तो इमरान खान अगर फौज के उस निज़ाम को ना छेड़ते, फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी 99 में ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को बना दिया था और वो इस तरह मुदाखलत नहीं थी, उन्होंने एक अपना हुक्म चलाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इधर तो बिल्कुल जो कुछ कल हुआ है और एक बिल्कुल एक अपने तहवील में लेना, प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से आना, ये वो पूरे अंदर एक सिस्टम को बिल्कुल लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें बहुत से लोगों को जो है वो पसंद नहीं आया और उसके खिलाफ हो गया। आज मैं बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें देखता हूँ। आज अगर आप स्टैब्लिशमेंट को देखें, स्टैब्लिशमेंट भी साथ इसलिए दे रही है कि तमाम चीजों को पहले एग्री किया गया PDM के हुकूमत में, फिर इलेक्शन है, उस इलेक्शन के बाद हुकूमतें बनी। पीपल्स पार्टी को आप देखें, ना चाहते हुए भी बहुत सी चीजें इख्तिलाफ करती है और बजट पर आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हम इस पे सामने आ जाते हैं हुआ एक पेज पे। जी देखे ना, लेकिन तो ये बात ये है कि जब तक उनको, हाँ, जब एस्टेब्लिशमेंट हट जाती है तो उसके बाद है। लेकिन आज एस्टेब्लिशमेंट का मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं कि सबकी जो है क्रेडिबिलिटी इसी पे लगी हुई है कि इस गवर्नमेंट से डिलीवर करवाओ, कामयाब करो। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, महंगाई इतनी हो गई है, चीज़ों की, गैस उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, उसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है। आम आदमी बावजूद इस तमाम उसके क्यों लोग नहीं निकलते? हाफिज रहमान ने अपने तौर पर जो किया, देखिए, उसको मना लिया गया और कि इससे दूसरे लोग शामिल ना हो और ये एक तहरीक, बहुत बड़ी तहरीक वो ना हो, गवर्नमेंट के लिए एक टफ टाइम ना दें उसको। तो उन्होंने उनको कुछ एश्योरेंस वगैरह दे के, गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि IPP के साथ कोई मिल के और कुछ जो मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज में कुछ डील करे और कोई रिलीफ लोगों के लिए पैदा करे, और शायद ये हुई। ठीक। और मुझे ये लगता है कि अभी कोई इम्कान नहीं है, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। एक अगर इम्कान मुझे अगर लगता है वो ये है कि इन द लॉन्ग रन आगे जाकर होगा। अभी न एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होने जा रही है, बल्कि सब साथ जो उम्र के जो झगड़ा है वो भी वो हल करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो डिसीजन आया, गवर्नमेंट ने उसको कबूल नहीं किया, उसके वो लेजिस्लेशन लेके आ गए। अब लेजिस्लेशन से चीजें जो है वो क्या कोर्ट में और उस गवर्नमेंट में किस हद तक आगे जाती है लड़ाई, और इन शॉर्ट के मौजूदा सेटअप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उसको एसएच वो कोई नुकसान नहीं कि जिसे हम कहेंगे जी 2 माह में या अगले 4 माह में हुकूमत जा रही है घर। नहीं, कतई नहीं। देखिए, कोयटा में बनी थी, हमने इस पे बात की थी। अब तक तो पार्टियां एक दूसरे को जो है वो शक की निगाह से देखते हैं कि आप लोग तो सिर्फ हमारा कंधा इस्तेमाल करते हैं और आगे चले जाते हैं, फिर पीछे हमें छोड़ जाते हैं। तो जो अभी जाहिर शाह साहब ने बात बताई कि एक उन्होंने खबर दी, अगर ये खबर जो है दुरुस्त साबित होती है, और इसका इम्कान भी हो सकता है कि वो शामिल होकर बेहतरीन मुफाद में मुल्क की सलामती के लिए और उसके लिए ये शामिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाता है फिर? एक स्ट्रीट फोर्स तो आपके पास है, लेकिन कोई आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। खुद PTI जो इतनी बड़ी जमात है वो इतना जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, क्यों बड़े जल्दी अभी नहीं कर सकती? एक बहुत बड़ा सवाल। चलें, एहतशाम साहब कुछ ऐड करें। कह रहे थे शहजाद साहब, अगर फजल रहमान साहब को कुछ नहीं मिलता, अगर कुछ नहीं उनको मिलता तो वो इनका साथ क्यों देंगे?
वो कभी उनका साथ नहीं देंगे। उनकी पूरी कोशिश है कि जब तक उनके गवर्नर मर्जी के ना हो, हुकूमत उनकी शेयर ना मिले, उनको अपना क्या कहते हैं कमेटी का चेयरमैन ना बनाया जाए, कश्मीर कमेटी का, तो वो उसमें साथ नहीं देंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। वो छोटी बात है। आमना मैं सिर्फ ऐड कर दूं इंतशाम साहब जो बात कर रहे हैं, आमना बात कर रहे हैं जरूर, लेकिन एक और बात भी है। आप मौलाना साहब के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्या करें? उस ऑप्शन पर अगर जाते हैं तो फिर वो और ज्यादा जो है दूर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में वो ताल्लुक भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। जी ठीक है जी शाह साहब और डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान के बारे में कहा गया था, अभी सवाल उठा था कि उन्होंने कहा है कि 2 महीने में ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये किसी भी तरीके से जो गुफ्तगू हुई है इससे हुकूमत नहीं जाएगी। अगर हुकूमत 2 महीने में ख़त्म होने की उनको किसी ने एश्योरेंस दी है तो वो दी गई है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चले जाएंगे। फिर जो जजेस का एक सिलसिला आ रहा है, आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं मंसूर अली शाह, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया और अपने गैर आइनी गैर कानूनी फैसले को इम्प्लीमेंट करने की बात की और एक ऐसा फैसला किया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं, आइन में नहीं, कानून में नहीं, पीटीआई को रिलीफ दिया, तो वो है एक वाहिद रास्ता कि सुप्रीम कोर्ट से जो के 47 के हिसाब से कंप्लेन मौजूद है इलेक्शंस की, तो अगर उसको नलीफाइड कर देती है सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल के हवाले से जो केसेस आए हैं उसमें रिलीफ दे देती है पीटीआई को और पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत हो जाती है, तो वो है वाहिद एक रास्ता जिससे ये हुकूमत जा सकती है और जिसके चांसेस हैं, इसलिए कि जजेस ने अपना डायरेक्शंस दिया हुआ है और वो ये बता रहे हैं। और इमरान खान के अंदर एक बात है कि कहीं से उनको कोई मैसेज जाता है तो कहीं ना कहीं तरीके से निकाल देते हैं, तो ये एक उनको मैसेज गया है शायद अदालतों की तरफ से कि हमें आने दो, फिर हम देख लेते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं अदलिया पर तनकीद भी इस वक्त बढ़ रही है और साथ ही साथ एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं। एक ब्रेक के बाद इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जनाब एक्सटेंशन चीफ जस्टिस की, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आज बानी पीटीआई ने साफ कह दिया कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसीह देने की कोशिश की तो एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर कानून बारहा ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि एक्सटेंशन की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर ही नहीं है और ख़ुद चीफ जस्टिस भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जिनको कहा जा रहा है कि अपकमिंग चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस बनने की कोई जल्दी नहीं है और ये हो नहीं सकता कि अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हो। एक जानिब हम ये सारे मामला देख रहे हैं एक्सटेंशन की और दूसरी ही जानिब जब हम देख रहे हैं कि हुकूमती जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनके फैसलों पर और उनको लेकर जो इस वक्त तनकीद की जा रही है वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी जो एक्सटेंशन की बातें या आवाज़ें आ रही हैं, सदाएं आ रही हैं, क्या ये मामला या कोई ऐसा माहौल बन चुका है या माहौल बन रहा है या कुछ ऐसा होने वाला है? हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी इस पर क्या राय है? जुल्फ़िकार साहब। देखिए, इस वक्त तो जो दोनों तरफ से आग बराबर की लगी हुई है और जिस तरह चीफ या आने वाले चीफ जस्टिस या मोस्ट सीनियर जज जो इस वक्त कह रहे हैं कि जजेस अपना इख्तियार आइन से लेती है, ड्रा करती है अपना इख्तियार। अब इसमें एक तरफ का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने गलत फैसला दे दिया जो बिल्कुल तबाकुन फैसला है जिसमें साफ खामियां नज़र आ रही हैं कि जो बंदा फरीक ही नहीं है आप उसको नवाजते हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी में पहले तो ऐसा फैसला हुआ और बड़ी ज्यादती हुई है पास में, उसको रिसेंट पास में उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। तो आगे इस वक्त दोनों डटे हुए हैं। पार्लियामेंट में आपने देखा एक वो भी आ गया इस फैसले से मुतल्लिक और एक आवाज़ें भी उठ रही हैं कि जब सुन्नी काउंसिल जो है वो उन्होंने हल्फ दिया है, दोबारा हल्फ कैसे बदल सकते हैं, ये कानून भी इसमें आ गया। ये आगे उसमें इम्प्लीमेंट किस तरह करवाते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट होगा और जजेस आगे ये 2 ही माह बिल्कुल जो कह रहे हैं 2 माह में क्या करना है
अब वो उनकी एज बढ़ा रहे हैं, जब एज बढ़ जाएगी तो उससे चीजें थोड़ी सी आगे चली जाएंगी। लेकिन क्या करेंगे, जिन्होंने डिसीजन दिया है वो भी आराम से बैठे हुए हैं, और ये वो भी किसी उसमें नहीं है, वो भी कन्फ्रंटेशन के पूरे मूड में है। तो आगे चलकर क्या राय निकलती हैं, क्या गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जजेस हैं और जिस तरह चीजें वो आगे बढ़ती हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आएगी। ये आगे तबाकुन होगा, सिस्टम के लिए तबाकुन होगा, सिस्टम के लिए मसले पैदा होंगे और आगे चलकर बहुत बड़े स्टेप लिए जाएंगे, उस बड़े स्टेप से उखाड़ पिछाड़। ठीक, डॉक्टर साहब, ये मौजूदा हालात में ऑब्वियसली अगर एक्सटेंशन की जानिब लेट्स अज्यूम ये जाते भी हैं तो ये आसान होगा आईनी तरमीम करना? प्रोसेस क्या होगा, सारा प्रोसीजर क्या होगा इसका? देखिए, कानून में दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपके सुनने वालों के लिए सामने रख देता हूँ कि हुकूमत जो कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि सरकारी मुलाजिमीन के एज में इजाफा करे। इस सिलसिले में करने में उसको दो किस्म की तरमीम सामने लानी पड़ेगी। एक जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी जो एज में बढ़ाना है तो वो आपके होता है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी जो तरमीम है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एज बढ़ाना है, उसमें आइन का आर्टिकल बिल्कुल वाज़ेह है, इस्टेब्लिश है कि 179 जो है वो सुप्रीम कोर्ट, अगर आर्टिकल आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें लिखा हुआ है कि 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर कर जाएगा और हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र में रिटायर कर जाएगा। ये आर्टिकल 195 में है। तो गोया दोनों आईनी आर्टिकल हैं। अब अगर हुकूमत इसमें इजाफा चाहती है, जजेस के माजी में भी हो चुका है और वापस भी लिया गया है, अगर मौजूदा हुकूमत ये फैसला करती है कि हमने सरकारी मुलाजिम को भी देना है एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन का लफ्ज़ गलत है, एज उनकी बढ़ानी है, ये उसका राइट है। पार्लियामेंट अगर सिंपल मेजॉरिटी से बढ़ा देती है, ये पार्लियामेंट का राइट है। और आइन के आर्टिकल के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, जो इस वक्त दोबारा पार्लियामेंट में हुकूमती इत्तेहाद को हासिल हो चुका है, क्योंकि जो 8 जजेस का फैसला था उसको गैर मौसर कर दिया गया है पार्लियामेंट के उस इलेक्शन एक्ट 2017 के हिसाब से, जिसमें जो रिट्रोस्पेक्टिव उन्होंने जो आपका कानून साजी की है कि वो जो सारी की सारी सीटें 8 आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद को जा रही थी और इनसे छीनी जा रही थी, वो अब वापस इलेक्शन एक्ट की वजह से इन्हीं के पास रहेगी। अब सिर्फ इंतजार ये है कि इलेक्शन कमीशन इसकी नोटिफिकेशन कर दे। एक बहुत अहम खबर भी देता हूँ और अहम बात भी आपको बता देता हूँ, वो ये है कि एक और देखिए, ना चीफ जस्टिस कोई एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ना हुकूमत उनको एक्सटेंशन दे रही है, लेकिन अगर सरकारी मुलाजिम और जजेस की एज बढ़ाना हुकूमत और पार्लियामेंट का आईनी हक है और उनके पास वो नंबर आते हैं और वो बढ़ाते हैं, तो ये राइट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। और दूसरा एक और चीज़ है जिसमें बड़ी परेशानी है लोगों को, वो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। देखिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन एक दफ़ा नहीं, मौजूदा आर्मी चीफ की 2 दफा हो सकती है, क्योंकि आइन के आर्टिकल में जो तरमीम हुई थी, वो इलेक्शन एक्ट में जो जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी और 243 आर्टिकल को लेके, उसमें ये है कि 64 साल तक कोई भी आर्मी चीफ अगर है, उसको वजीर आजम जो है वो 64 साल तक एक्सटेंशन दे सकता है। जनरल आसिम मुनीर, क्लियर कर रहा हूं, उनकी एज है 1968 और 1968 डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से हम 2024 पे खड़े हैं और 1 साल उनका अभी बाकी है, तो 2025 पे उनको 57 साल होती है। तो गोया 57 साल और 64 साल, और वजीर आजम के एक कलम जुम्बश से, यानी सिर्फ एक पेन से वो आर्मी चीफ की, अब माजी में नहीं, जनरल बाजवा के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया, वो कानून बन चुका है। अब वजीर आजम चाहें तो 64 साल तक मौजूदा आर्मी चीफ को एक दफा नहीं
2 दफ़ा एक्सटेंशन दे सकते हैं। और मैं जो हुकूमती हलकों में बात सुन रहा हूँ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में कोई मसला नहीं है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी और आर्मी चीफ लेते हैं या नहीं लेते ये उनका मसला है। ठीक है शाह साहब, एक्सटेंशन एक तो आप होती हुई देख रहे हैं चीफ जस्टिस की मौजूदा, और दूसरा इसके असरात क्या हो सकते हैं अगर हुई एक्सटेंशन तो? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने तमाम आर्टिकल 179, 195 और साथ साथ जो आर्मी एक्ट 243 का जिक्र कर दिया। देखिए इस वक्त जो टेक्निकल कहानी है वो यही है कि अगर वाकई इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है जो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन है रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो फिर तो मेरे ख्याल में लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर पीटीआई इनको चैलेंज करती है या मिसाल के तौर पे दोबारा अदालत से रुजू करती है, उसके ऊपर फिर क्या सूरत हाल होती है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी रुकावट इनको होगी। चाहे हो सकता है कि जो कुछ अपोजिशन पार्टी जैसे JUIF का हमने जिक्र किया, हो सकता है वो भी अपनी जो भी मामला तय करने के बाद शायद पार्लियामेंट के अंदर उन्हें सपोर्ट कर दे। पहले उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। अब देखिए ओवरऑल मेरे ख्याल में इस वक्त जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, शायद उसको आप इंडिविजुअल्स कह सकते हैं या आप इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में सफरिंग इस वक्त सिस्टम की हो रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी लिहाज से हुकूमत को कोई प्रॉब्लम आएगी अनटिल एंड अनलेस, जैसे कि अगर तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन ने उन्हें ऐलान किया कि वो रोडों पे होंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन को। लेकिन जब सिविल सर्विस एक्ट के बाद जारी बात है 2/3 मेजॉरिटी वाली मामला पहले ही ऑलरेडी अगर इनके पास आ गए तो फिर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 20, 21, 22 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उनकी ऑलरेडी जो है वो रिटायरमेंट की एज 64 साल हो जाएगी। तो फिर काजी फायज ईसा अगर टेक्निकली या एथिकली वो समझते हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, कि वो इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं एक पार्टी की वजह से, या मिसाल के तौर पर वो नहीं लेना चाहते, वो एक अलग मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए हुकूमत को इस वक्त ओवरऑल जब सपोर्ट हासिल है, ओवरऑल सिस्टम की है, एस्टेब्लिशमेंट की है, कानून साजी के ऊपर उनका कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, तो ऐसा तो कुछ नज़र आता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वाकई तहरीक इंसाफ अगर 9 मई के मामलात के अंदर उसको मजीद किसी किस्म की जो है मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जो कल की डेवलपमेंट हुई है। देखिए आप इस कल वाली डेवलपमेंट को इतना आसान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ख्याल बन सकती है। तो अब देखना ही होगा कि जो दावे हैं कि वो बाहर निकलेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्या वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं या वो रोडों का रास्ता इख्तियार करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलें एहतशाम साहब। देखिए आमना, मुझे तो उनका बयान ज़हन में रखने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह का जो कल का बयान है जो बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि जी एक्सटेंशन का मामला होगा, और ये 2/3 मेजॉरिटी जो इस वक्त किसी ना किसी तरीके से हुकूमत के पास मौजूद है। सीटें तो नहीं मिली सुन्नी इत्तेहाद को या PTI को, लेकिन हुकूमत के पास से भी चलेंगी, लेकिन एज वी स्पीक वो ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि काजी साहब बहुत पहले कह चुके थे कि वो उन्हें एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अब इतलात कुछ और आ रही हैं। देखिए हमने दोनों चीज़ की एक्सटेंशन का मामला जिस डैश पे चला गया है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर साहब नहीं चाहते कि किसी तरीके से काजी साहब को एक्सटेंशन मिले, तो अब यहाँ से बात समझ आ जाती है कि शायद इतलात ये आ रही हैं कि काजी साहब भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, दानिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ तक चीफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का ताल्लुक है वो तो आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह सूरत हाल पैदा हो चुकी है, देखिए खित्ते में जो रीजन में जो सूरत हाल है, मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, चाइना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, कोई इनके लिए परेशानी नहीं है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले, क्योंकि बहुत से हवालों से वो डायरेक्ट इन्हीं के साथ बातचीत करते हैं कि रीजनल सिचुएशन क्या बनती है, इंटरनेशनल क्या सिचुएशन बनती है। अब सवाल रह गया काजी साहब का। काजी ईसा फायज साहब इस वक्त आमना बड़े हर्ट फील करते हैं कि अंदर से उनके लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है, उनके साथ ग्रुप बंदी करके उनको अलहदा करने की कोशिश की है। तो यही एक फैक्टर है जो उनको खींच के ले जा रहा है दूसरी तरफ कि वो राजी हो जाए। तो हुकूमत की पूरी मर्जी है कि इन दोनों साहब की एक्सटेंशन हो और अगले सेटअप के लिए बड़ा ये भी आप देख लेना कि वो PMLN जिस तरह से उनके आने से पहले एतमाद का इजहार करती रही, जो इस हवाले से बयानात आते रहे कि मामला ठीक हो जाएंगे जैसे काजी फायज ईसा साहब आएंगे, तो वो मामलात भी हमारे सामने ही मौजूद हैं। और फिर ये जो अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो कलअदम किया है सुप्रीम कोर्ट में, 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे, लीगी MNAs जिनको बहाल किया है, ट्रिब्यूनल्स के अंडर नहीं मामला आता था, ये भी तनकीद हो रही है उन पर। देखिए हम ना, अब आपको याद है कि बंदयाल साहब नरम गोशा रखते थे PTI के लिए,
और उसके बाद काजी साहब जो है ना वो जिस अंदाज से हुकूमत को सपोर्ट करते हैं बहुत से हवालों से, ये भी आपके ज़हन में है। मंसूर अली शाह बिल्कुल डिफरेंट बंदे हैं। कहा जा रहा है कि जो इतलात हैं कि वो पीटीआई की सपोर्ट करेंगे। यही वजह है कि अदालतों से जो फैसले अब उनको बैक टू बैक आ रहे हैं उनके हक़ में, यही एक ऐसी चीज़ बड़ी वजह है जो इस्टेब्लिशमेंट को भी वरी करती है और हुकूमत को भी परेशान करती है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेते और फिर उन्होंने तो 2-2.5 साल लेना है मंसूर साहब ने, तो सूरत हाल बिल्कुल नक्शा कुछ और बदल जाएगा। लेकिन एक क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अभी एक चीज मैं वाज़ेह कर जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। सेकंड 2 में है कि काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन काजी फाइज ईसा की अगर एज एक जनरली स्पेसिफिक कोई कानून नहीं बनेगा, एक जनरल कानून के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 65 से 68 हो जाएगी तो काजी फाइज ईसा रहेंगे। एक्सटेंशन तो वो कभी नहीं ले। वो मॉरली खुद रिजाइन करके जा सकते हैं डॉक्टर साहब, ये गुंजाइश तो हो सकती है ना। वही लिया जाएगा जी वही लिया जाएगा कि जो सरकारी मुलाजमीन की अपना मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना है, रूट वही होगा। वो लेने के बाद ही फिर ये इस तरफ मामला आएगा कि काजी साहब को बज़ाहिर ये लगेगा कि जी उन्होंने तो ना सीख किया इसको, ना वो चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके हक में होगी। तो हुकूमत की जिस अंदाज से ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।